ओके सर, थैंक यू सर। जी सर, आज अपने अंतिम प्रतियोगी हैं करण सिंह। करण सिंह, सेकंड मॉक है सर करण सिंह जी का। हाँ करण सिंह की आवाज आ रही है क्या? जी सर, नमस्कार। हाँ करण सिंह जी नमस्कार। एक मिनट में आपको ढूंढता हूँ, है नहीं इसमें। चलिए करण सिंह जी, आप लेक्चरर हैं इंग्लिश में अभी? जी सर। ना, और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने पढ़ी है जी सर। है ना? तो मुझे आप बताएंगे कि फिजिक्स में मुख्यतः क्या पढ़ाया जाता है? फिजिक्स विषय में क्या पढ़ाते हैं? जी सर, फिजिक्स में जो इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी जो कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है और उनके पीछे जो मूलभूत सिद्धांत काम करते हैं, उनके बारे में खोज करी जाती है और उनका अध्ययन किया जाता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस से क्या अभिप्राय है आपका? इस यूनिवर्स में जो भी भौतिक जो पदार्थ हैं, तो उनके पीछे, उनके अस्तित्व के पीछे, और वो यहाँ पे कैसे। मैटर नाम की चीज होती है किसमें? जी सर। मैटर का अध्ययन करते हैं। मैटर क्या है? एक फिजिकल बॉडी है मैटर, क्या है ये? जी सर, मैटर को अभी सर मैं फिलहाल रिकलेक्ट नहीं करता। चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताएंगे कि ये अपने जो पावर जनरेशन है, जनरेटर का पहला आविष्कार किसने किया था? सॉरी सर। एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में कुछ पढ़ा है आपने? जी सर। एनर्जी रिसोर्सेज में बहुत सारे हैं, जैसे लिग्नाइट है, कोल है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? सर, जियोथर्मल एनर्जी जो पृथ्वी जो भूगर्भ के अंदर जो एनर्जी है, उसको हम मानव के उपयोग के लिए जब उसका प्रयोग करते हैं, तो वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाता है। ऐसे कोई प्रोजेक्ट है क्या भारत में? एक दो कोई नाम आपको ध्यान में हो तो? सर, एक हिमाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट इस पे चल रहा है, लेकिन उस जगह का नाम मुझे अभी याद नहीं। और हिमाचल के अलावा जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट? एक सर, शायद मैं गैस, अगर आप परमिशन दे तो गैस करूं, शायद झारखंड में भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। झारखंड में तो नहीं है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट तो कहीं और है, राजस्थान, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कहीं है। सर, गुजरात हो सकता है सर। पश्चिमोत्तर में लद्दाख भी आता है, गुजरात में नहीं है। हाँ सॉरी सर, बिल्कुल लद्दाख में, मुझे ध्यान है। लद्दाख में है। अच्छा, हमारे यहाँ की जो मिनरल वेल्थ है भारत में, जी वो सर। कितने प्रकार के मिनरल्स हमारे यहाँ निकलते हैं टोटल? सर, इंडिया के संदर्भ में मुझे ध्यान नहीं है कितने प्रकार। तो अपने को तो इंडिया से ही मतलब है। कितने प्रकार के होते हैं मिनरल्स? सर, इसमें धात्विक मिनरल होते हैं, अधात्विक होते हैं, और कुछ जो एनर्जी से संबंधित जो मिनरल्स होते हैं, क्रूड ऑयल है। जी सर। एनर्जी से संबंधित मिनरल्स किस में आएंगे? धात्विक में आएंगे या बिना धात्विक में आएंगे, अधात्विक में आएंगे? सर, वो उनको अधात्विक में लेते हैं, लेकिन उनकी एक अलग कैटेगरी होती है सर। चलिए कोई बात नहीं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कॉपर जी सर। कहाँ निकलता है? राजस्थान में सर, जो खेतड़ी है वहां पे कॉपर। और सर, अलवर के अंदर भी एक जगह है, उसका नाम याद नहीं है। राजस्थान के अलावा? राजस्थान के अलावा सर अभी मैं याद नहीं करता। चलो कोई बात नहीं। चलिए करण सिंह जी, आप मुझे बताइए, एक मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं जी सर। कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों को समाप्त कर देना चाहिए?
सर मेरा ये मानना है कि इनको पूरी तरीके से समाप्त करने की बजाय हाँ, इनके अंदर सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इनकी जो महत्ता है, इन्होंने 1945 से लेकर अब तक काफी सकारात्मक कार्य इन्होंने करे हैं, परिणाम भी आए हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बदलते वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर जियोपॉलिटिक्स जो चेंज हुई है उसके अनुसार इसमें क्या सुधार आप क्या सुधार करने की सलाह देंगे? किस प्रकार के सुधार करने? जी सर, सबसे बड़ा सुधार तो जो यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो अच्छा। जैसे अफ्रीका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, दक्षिण अमेरिका का नहीं है, इंडिया एक बड़ी शक्ति है, एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है, इसका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो एक तो इनको शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा, वीटो पावर को थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाना चाहिए। जैसे अगर मान लो हम 5 मेंबर और ऐड करके 10 कर देते हैं, तो 2 देशों की मिलकर के वीटो लिया जाए। अच्छा, इसके चलो, अलावा बहुत सुझाव। एक और मैं आपको स्टेटमेंट देता हूं, क्या उच्च शिक्षा भारत में केवल उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो उसका खर्च वहन कर सके या जो योग्य हो? उच्च शिक्षा भारत में केवल उन्हीं को दी जानी चाहिए जो उसका खर्च वहन कर सके या उसके काबिल हो? नहीं सर, क्षमा करें, मैं आपकी इस पक्ष से सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि जो शिक्षा है वो सबका एक मूलभूत अधिकार है और सबको शिक्षा मिले, इसका प्रयास सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए, चाहे वो काबिल, पढ़ने के काबिल हो ही नहीं। सर शिक्षा जब वो पढ़ेगा, प्राप्त करेगा, तो काबिलियत अपने आप उसके अंदर आ जाएगी। उसके 35% नंबर आए तो भी? हाँ सर, वो अगर बाद में कोशिश करता है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि शुरुआत में उनकी अच्छी परसेंटेज नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने जब मौके मिले, मेहनत करी, तो उन्होंने काफी सुधार किया। चलो, एक और मैं स्टेटमेंट देता हूं आपको। क्या भारत में शिक्षा को कानूनी रूप से अनिवार्य कर देना चाहिए? सर मेरा मानना है कि शिक्षा 14 वर्ष तक के बच्चों की पहले से ही अनिवार्य है। आर्टिकल 21 में इसका प्रावधान किया गया है। और अगर आप उच्च शिक्षा के बारे में कहें तो मुझे लगता है कि अभी प्रयास ये होना चाहिए कि हम समावेशी शिक्षा के माध्यम से सबको शामिल करें, और अभी समय नहीं है कि हम उच्च शिक्षा को अनिवार्य। कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि बच्चे स्कूल में पढ़े ही पढ़े। 14 साल के बच्चों के लिए कानूनी शिक्षा, बेसिक शिक्षा तो बहुत पहले से अनिवार्य है, लेकिन क्या ये सफल है, ये अनिवार्यता? कोई कानूनी प्रावधान नहीं है ना, नहीं भेजोगे तो क्या कर लोगे? सर, आरटी एक्ट 2009 है, वो लागू किया गया है, तो उसके काफी सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं, और जो अच्छा। एनरोलमेंट है वो भी काफी बड़ा है। तो मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आ रहा है। और ये हम थोड़ा और भारत की तरफ चलते हैं। एक गीत गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, मोहम्मद इकबाल ने। जी सर। ठीक है ना? ये उनकी कौन सी पुस्तक में लिखा गया? सॉरी सर। चलिए, संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल। क्षमा करें सर, अभी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स सर, मुझे याद आ रहा है। गुड गुड गुड। अच्छा, मुझे बताइए कि आईसीएस की जो सेवा है उसमें जानबूझकर 21 वर्ष की आयु के स्थान पर 19 वर्ष कर दी गई। जी सर। ये और कब और किसने की थी? सर क्षमा करें सर, ध्यान नहीं। चलो, कोई बात नहीं। नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी थी सितंबर 1946 में, उसमें कितने मंत्री थे? सॉरी सर, ये भी रिकलेक्ट नहीं कर पाता। एक मुस्लिम नेता थे भारत के आजादी के आंदोलन के दौरान। उन्होंने ये कहा था कि भारत का विभाजन
एक विश्वासघाती कार्य है? सर सॉरी सर, ध्यान नहीं हुआ। विभाजन का विरोध किया था उन्होंने। सर अभी रिकलेक्ट नहीं रहता। चलिए कोई बात नहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सर सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड। चलिए भारत के बारे में एक दो सवाल, ठीक है? जी सर। आर्य विदेशी थे या स्थानीय थे? सर इसके बारे में अलग अलग मत हैं। एक मत के अनुसार आर्यों को भारत का ही मूल निवासी माना गया है, जबकि जो दूसरी थ्योरी है वो ये कहती है कि ये यूरोप से आए हुए थे। तो यूरोप से आने की बात कौन कहता है? सर किसने कहा ये मुझे अभी फिलहाल याद नहीं। अभी जो शोध हुआ है जी सर। सरस्वती नदी पर, उसके बारे में कुछ पढ़ा है आपने? सर अभी ध्यान नहीं आ रहा। अभी तो 12वीं की किताब 11वीं की किताब में लिखा गया है कि ये भारत के ही मूल निवासी थे। हाँ सर, किताब में लिखा है, लेकिन अभी पक्के तौर पर ये इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि हम दावे के साथ कहें कि ये आप भारत। ऐसे कह सकते हैं, 12वीं के पाठ्यक्रमों में किताबों में लिख दिया कि अब नई शोध हो गई है, अब ये इनको विदेशी कहा जाना बिल्कुल षड्यंत्र पूर्वक किया गया काम था, वो अब खत्म हो गया। तो फिर आप उसको सर लेटेस्ट जो खोज हुई है उसके बारे में मुझे सर आइडिया नहीं है। अरे किताब में लिखा हुआ है, 12वीं की किताब में, आपको खोज थोड़ी करनी है, नहीं आपको जानकारी करनी है। ये तो पढ़ी होगी ना आपने, अभी पिछले साल की जो 12वीं की किताबें हैं ये तो पढ़ी होगी ना। अब इस साल बदल जी जाएगी। जी जी जी, जी सर। मेन की तैयारी के समय पढ़ी होगी आपने निश्चित जी रूप से। जी सर। तो चलिए। उसमें सर हाँ कुछ इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि आर्य भारतीय मूल के ही थे, तो उनके हिसाब से इन किताबों को लिखा गया है, उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से, तो वो एक इसलिए इनको शामिल किया गया। चलिए एक सवाल और। जी सर। बाबर जब भारत में आया था तो ऐसी क्या कमी थी कि वो जीत गया? सर एक तो जो भारत के अंदर जितने भी जो राज्य थे वो बिखरे हुए थे, उनके अंदर यूनिटी नहीं थी और आपस में लड़ झगड़ रहे थे। और इसके अलावा बाबर के पास जो तोपें थी, बारूद का जो प्रयोग था, अच्छे हथियार थे, तो उसके कारण भी उसको जीत मिली। उसने कोई विशेष युद्ध पद्धति भी अपनाई थी क्या? हाँ सर, बिल्कुल अपनाई थी। क्या कहते हैं उसको? सर अभी अगर आप थोड़ा सा हिंट देंगे तो शायद मैं याद कर पाऊँ। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। थैंक यू। राजेश जी। जी सर। जी करण सिंह जी सुन पा रहे हैं? जी सर। टाई लगा रखी है आपने? जी सर। टाई लगाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, कहाँ पर हुई? सर एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता कि कहाँ से हुई, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ठंडे प्रदेश थे, विशेष रूप से यूरोपीय देश थे, वहां पे चूंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो गले को ऊपर तक कवर करते हुए जब ये टाई इस तरीके का प्रयोग किया गया, तो उससे सर्दी से भी बचा हुआ और देखने में भी वो सुंदर लगी। तो इस तरीके से शायद इसका जो प्रयोग है वो शुरू हुआ। भारत में प्रचलन कब हुआ टाई का, ये बता पाएंगे? सर मैं गैस कर सकता हूँ सर। जी। भारत में जब विदेशी, विशेष रूप से जो यूरोपीय देशों के जब लोग यहाँ इधर आए थे, तो उसके उनके पहनावे के साथ भारत में भी इसका शुरुआत हुई। अच्छा। कोरोना महामारी के बारे में जानकारी है आपको? बायोलॉजी से हैं आप? जी सर। अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं भारत में कोरोना महामारी से? सर एग्जैक्ट डेटा तो मुझे याद। रोज आता है न्यूज़पेपर में। हाँ सर, आंकड़ा बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। जी, अंदाजा लगा सकते हैं?
सर नहीं, शायद 70,000 के आसपास होगी। लगभग आधी बताइए आपने तो। सॉरी सर। चलिए, वैक्सीन कैसे काम करता है ये समझाइए तो। जी सर, वैक्सीन शरीर के अंदर जो एक इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें वायरस का कमजोर स्ट्रेन होता है या उसका एक जेनेटिक स्ट्रेन होता है। तो जब उसको शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो शरीर के अंदर एंटीबॉडीज विकसित होती हैं और वो उसको उसके साथ फाइट करती हैं और एक मेमोरी का एक निर्माण उनके अंदर होता है। और जब वायरस बड़ी मात्रा में बाद में कभी शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वो जो एंटीबॉडीज हैं वो अपनी पूर्व की मेमोरी के आधार पर उनको मार देती है। इस तरीके से वैक्सीन का। अच्छा, प्रोटीन और वैक्सीन का संबंध मैं कई जगह पढ़ चुका हूँ अभी न्यूज़पेपर में। क्या संबंध है, आप समझाइए थोड़ा। सर, जो वायरस होता है वो भी एक प्रोटीन ही होता है। तो जब वो इसका जब निर्माण किया जाता है वैक्सीन का, तो उसमें जैसे mRNA के रूप में कुछ जो मॉडर्ना जो कंपनी है उसके द्वारा बनाई गई है और फाइजर कंपनी ने भी इसी टेक्निक के तहत बनाई है। तो मैसेंजर आरएनए जो होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसका वायरस का, वो एक प्रोटीन होता है। तो इसलिए इन दोनों में सीधा संबंध। वैक्सीन के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? वैक्सीन सर, एक तो दुष्प्रभाव शरीर पे ये होता है कि अगर उसकी मात्रा सही नहीं हो तो उसके कारण शरीर के अंदर जो वायरस का संक्रमण है वो उस लिमिट से ज्यादा हो सकता है और वो व्यक्ति को बीमार कर सकता है। ये एक मुख्य इसका दुष्प्रभाव। ये डोज अगर बराबर दी जाए तो सर, हल्का जो जैसे बुखार आना या जो शरीर के अंदर जो प्रतिक्रिया जो होती है उसके कुछ सिम्टम्स निकल के आते हैं। बाकी अगर अच्छे से डोज रिसर्च करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद दी जाती है तो कोई बड़ा दुष्प्रभाव निकल के नहीं आता वैसे। अच्छा, अभी तक कितने ट्रायल हो चुके हैं विश्व में कोरोना वैक्सीन के? सर, तीसरे चरण के जो ट्रायल हैं वो काफी वैक्सीन ने पूरे कर लिए हैं। काफी कंपनीज में, वैक्सीन निर्माता कंपनी ने पूरे करे। कितने टीके विकसित किए जा रहे हैं, वो संख्या पता नहीं आपको? सर, टोटल जो अभी लास्ट स्टेज में उनकी बात कर रहे हैं जी। जी सर, कम से कम 4 से 5 हैं, जिसमें एक स्पुतनिक 5 है, फाइजर जो कंपनी है उसका है, इसके अलावा ऑक्सफोर्ड जेनेका वाला जो है कंपनी उसके द्वारा है, इसके अलावा मॉडर्ना का है, इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन का भी है सर, और इसके अलावा बायो सर, वो इतना ही ध्यान है अभी का। पहला पहला ट्रायल कहाँ हुआ ये बता सकते हैं आप, कोरोना वैक्सीन? कोरोना वैक्सीन का सर? जी सर, पहले का सॉरी सर, मुझे ध्यान। अच्छा, ईयरफोन लगाने के नुकसान मैं कहीं पढ़ रहा था अभी, ईयरफोन लगाने से नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है? सर, ईयरफोन लगाने से जो जो कान का जो हमारी जो सुनने की जो क्षमता है उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। और बस दूसरा ये भी, इसके कारण एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं कि जब हम ईयरफोन लगा कर के कहीं रास्ते में चल रहे होते हैं, पब्लिक प्लेस पे जा रहे होते हैं, तो हमें बाहर की आवाज सुनाई नहीं देती, तो इससे एक्सीडेंट का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। बैक्टीरिया वगैरह बढ़ने का पढ़ा है मैंने तो कहीं पे, कान में बैक्टीरियाओं की संख्या बढ़ जाती है। बिल्कुल सर, इसमें जो जो ईयरफोन होता है उसमें बिल्कुल सर बैक्टीरिया की जो संख्या होती है वो काफी होती है, और इंटरनल ईयर और जो कान का जो क्षेत्र होता है उसमें इसके संक्रमण की संभावनाएं बनी रहती। अच्छा, ये अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से कब और क्यों हटा है? सर, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, लगभग 2 साल पहले 2018 में
जब उस समय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, तब ये अमेरिका अलग हुआ था। और उसका ये मानना था कि उसने, सॉरी सर वो शायद डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ईयर, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि उसके पीछे कारण ये था सर कि जो कोरोना महामारी को लेकर के जो चीन के साथ चीन को एक्सपोज किया जाना था, क्योंकि वो अमेरिका कह रहा था कि भाई इसके पीछे मूल कारण, इसको फैलाने का चाइना इसके लिए दोषी है। लेकिन WHO ने बराबर कार्रवाई चीन के ऊपर नहीं करी और वहां पे जाकर के रिसर्च करने का, कारण ढूंढने का, इस तरीके का कोई प्रयास नहीं किया। तो अमेरिका ने ये माना कि इसने WHO के द्वारा एक भेदभाव किया गया है और चाइना को एक सपोर्ट किया गया, एक तरीके से उसको एक्सपोज नहीं किया गया। तो इसके कारण जो यूएसए था वो। अंतिम प्रश्न, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ये जारी हुआ है, पढ़ा आपने इस बारे में? सॉरी सर, नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। ललित सर। जी कर्ण सिंह जी, जी सर। एथिक्स से शुरू करते हैं। कौन से ऐसे 4 सर्व प्रमुख गुण आप में होने चाहिए कि आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाए? सर, सत्यनिष्ठा का, संवेदनशीलता का, और वस्तुनिष्ठता, और इसके अलावा एक प्रोफेशनलिज्म एक व्यक्ति के अंदर, एक प्रशासक के अंदर, मेरा मानना है। और इन चारों में से कहे कि एक ही गुण चुनो आप, तो सत्यनिष्ठा का गुण चुनूंगा। क्या होता है? सर, सत्यनिष्ठा का अर्थ बिना भय, दबाव, प्रलोभन या किसी अनुग्रह के संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए, अपने मन, वचन व कर्म में सुसंगतता रखते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठापूर्वक पालन करना सत्यनिष्ठा। राइट। तो ये बताएं कि प्रबंधन और प्रशासन में क्या अंतर है? सर, प्रशासन प्रबंधन का ही एक हिस्सा है। ज्यादा ब्रॉडर कौन सा है? प्रबंधन सर ज्यादा ब्रॉड है। अच्छा, मतलब प्रशासन का पार्ट प्रबंधन नहीं है, प्रबंधन का पार्ट प्रशासन है। जी सर। कैसे? सर, प्रबंधन में जो जितने भी जो मानवीय और भौतिक संसाधन हैं, उनका प्रयोग करते हुए, उनका एक युक्ति संगत और एक प्रयोग करते हुए जो निर्धारित लक्ष्य हैं, संगठन के जो उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है और प्रशासन इसी के अंदर शामिल है। एक ये सद्गुण ही ज्ञान है। जी सर। सर प्लीज रिपीट करें, मैं सुन नहीं पाया। एक कथन है, ज्ञान ही सद्गुण है। जी सर। ये क्या है? सर, ये प्लेटो के द्वारा दिया गया था। एक प्लेटो है, अरस्तु है? सॉरी सर, अरस्तु है, बिल्कुल क्षमा चाहूंगा सुकरात तो नहीं है? सर। क्षमा करें, मुझे अभी रिकलेक्ट नहीं होगा। चलिए बताइए, कोई बात नहीं, अर्थ बताइए इसका। सर, अभी एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा। ओके, ठीक है, थोड़ा राजस्थान जी के पे बताएं। जी सर। ये बताएं कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? कब, किसके मध्य हुआ था? सर, थोड़ा सा अगर आप हिंट दें तो मैं रिकलेक्ट कर पाऊँ। गिरी सुमेल पाली जिले में। सर सॉरी सर, ध्यान नहीं आया। ठीक है। अच्छा, ये किसका कथन है कि अगर एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? ये सर शेरशाह सूरी का कथन है। इसकी जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? सॉरी सर, ये ध्यान नहीं। अच्छा, तो ये बताएं कि
राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? क्षमा करें सर, मुझे ध्यान नहीं। ओके। द पादरला गांव के बारे में सुना है आपने? पादरला, सॉरी सर। पादरला, पादरला। पादरला। हाँ, ओके। अच्छा, ये बताएं कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? राजस्थान के सर हरियाणा के साथ 5 जिले, एमपी के साथ 10 जिले, गुजरात के साथ 5 जिले और यूपी के साथ 2 जिले। 20 और 2 22। कंफर्म आप 22 जिले? सर ये अभी फिलहाल मुझे ये ध्यान है। चलो, आपने 13 ताली नृत्य के बारे में सुना है? जी सर। बताइए क्या है? सर ये 13 ताली नृत्य जो जशनाथी संप्रदाय है उसकी जो थालिकाएं होती है इनके द्वारा किया जाता है। वो तो अग्नि नृत्य करते हैं। हाँ सर, बिल्कुल, सॉरी सर, वो अग्नि नृत्य। 13 ताली का सर अभी फिलहाल ये कामड़ जाति की महिलाएं बाबा रामदेव की। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ध्यान आया मुझे। कामड़ जनजाति के द्वारा जो जाति की महिलाएं हैं बाबा रामदेव के। अभी पिछले महीने एक पॉलिटिकल टर्म है विसल ब्लोअर, जी सर। ये चर्चा में रहा है, बता पाएंगे क्यों? सर क्यों का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अच्छा, मैं ये बताइए बता क्या दूं। होता है? जी सर, विसिल ब्लोअर का अर्थ होता है कि किसी मुद्दे, कोई भी सरकारी क्षेत्र में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई अन्याय हो रहा है तो उसको उभारने का, उसको प्रकाश में लाने का जो कार्य जिस व्यक्ति के द्वारा या संस्था के द्वारा किया जाता है तो उसको विसिल ब्लोअर कहा जाता है। अर्थात सीटी बजा करके और लोगों को उस घटना के बारे में जो गलत हो रही है या कोई भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में सूचित करें। किस क्षेत्र में? सिर्फ सरकारी में या निजी क्षेत्र में भी? सर किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ओके। सामान्यतः सरकारी ये क्षेत्र। किस एक्ट में आता है, बता सकते हैं? कौन से एक्ट में विसल ब्लोअर या विसल ब्लोइंग का उल्लेख किया गया? सर आरटीआई एक्ट में भी हम आरटीआई एक्ट में नहीं है, ये कंपनी एक्ट में है। अच्छा, विसल ब्लोअर को कोई सुरक्षा दी गई? जी सर, बिल्कुल। क्या उसका कोई एक्ट आपके ध्यान में हो तो बताएं। सर एक्ट तो सॉरी सर, मैं अभी ध्यान। ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में वेंकैया नायडू ने संसदीय समितियों पर कुछ चिंता जाहिर की है। आपने पढ़ा ये क्या चिंता थी उनकी? नहीं सर, सॉरी सर। क्या होती है संसदीय समितियां, क्या होती है? सर संसदीय जो समितियां जो होती हैं वो जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंदर जो विभिन्न जो मामले होते हैं, जो आर्थिक हो सकते हैं, तकनीक से संबंधित मामले होते हैं, उनको उनका एक विशेषज्ञ समूह बना करके, कुछ उसमें मंत्री हो सकते हैं, उसमें सांसद हो सकते हैं, तो उनके द्वारा उनके बारे में पड़ताल करी जाती है, पता किया जाता है, या जो संबंधित जो दोषी होता है या जिससे जानकारी लेनी होती है उनको बुलवाया जाता है। तो ये संसदीय कितनी है वर्तमान में संसदीय समितियां, कितनी बनाई जाती है? सॉरी सर, अभी वर्तमान में कितनी संसदीय समितियों का निर्माण किया जाता है? एक तो सर एडोक जो तदर्थ समिति होती है और एक स्टैंडिंग कमेटी जो स्थायी। संख्या बताइए, संख्या कितनी संख्या में? संख्या सॉरी सर, मुझे है। ओके। अच्छा, एक अभी चर्चा में रहा है एनपीआर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। जी सर। ये क्या है? सर राष्ट्रीय जनसंख्या जो रजिस्टर होता है उसमें जो जनगणना जो होती है तो उससे पहले के जो जितने भी आंकड़े होते हैं जनसंख्या से संबंधित वो वॉलंटरली लोगों से उसमें लिए जाते हैं, उनसे उनके परिवार के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी ली जाती है और वो इस रजिस्टर में दर्ज करी जाती है। हालांकि इसके लिए उनसे डॉक्यूमेंटल जनगणना ही जनसंख्या
जनसंख्या रजिस्टर है? सॉरी सर, क्या एनपीआर और जनगणना में कुछ अंतर है? सर इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी बताएं कि हाल ही में जो जनगणना होने वाली है जी सर। 2020 में, ये कौन सी भी जनगणना होगी? ये सर एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, शायद मैं गैस कर सकता हूँ सर। करिए। शायद 17वीं होगी सर। 16वीं है ये। सॉरी सॉरी सर। ये बताएं कि जो एनपीआर होता है, इसमें किन लोगों को शामिल किया जाता है? एनपीआर में सर, हाँ, एनपीआर में जो भारतीय देश की जो सीमा के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, इन सबको शामिल किया जाता है। मतलब विदेशी कोई रह रहा है तो वो भी शामिल होगा? सॉरी सर। कोई अगर फॉरेनर रह रहा है, विदेशी रह रहा है, तो उसको भी शामिल करेंगे? सर उसको शामिल नहीं किया जाएगा। किया जाएगा। किया जाएगा। हाँ। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताएं कि अभी सोनिया गांधी ने जो कांग्रेस के राज्य हैं जितने भी, उनको कहा है कि आप आर्टिकल 254(2) 254(2) के तहत आप कृषि बिल के विरुद्ध कानून बनाइए। जी सर। 242(2) क्या है? 254(2) क्या है? सर 254 जो आर्टिकल है, उसमें जो राज्य सूची में जो विषय जो शामिल हैं, उनके ऊपर जो राज्य हैं वो अपना जो कानून है वो अपने राज्य की सीमा के अंदर बना सकते हैं, अगर वो लोकहित में है तो। समवर्ती सूची इसमें नहीं आती है? सर इसमें मैं मतलब अभी पक्का मतलब श्योर नहीं हूं मैं इसके बारे में। अच्छा, वो समवर्ती सूची से संबंधित है एक्चुअली। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताएं कि अभी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सर 8 हैं सर। और अंतिम? अंतिम जो बने हैं वो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये दोनों एक ही अनुच्छेद के तहत बने या अलग अलग अनुच्छेद हैं इनके? सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक ही अनुच्छेद के तहत। तब तो दोनों जगह विधानसभा होनी चाहिए। नहीं सर, दोनों जगह नहीं है। फिर तो अनुच्छेद अलग अलग होना चाहिए। सर हम नॉट क्वाइट श्योर। ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में वर्तमान में कितने राज्यसभा सदस्य हैं? सॉरी सर। जम्मू कश्मीर से वर्तमान में कितने राज्यसभा सदस्य हैं? सॉरी सर, ध्यान नहीं है मुझे। ओके। और लोकसभा सदस्य? वो भी ध्यान नहीं है। ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न, ये दादर नगर हवेली और दमन दीव जी सर। दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया, जी सर। कब बने ये? जी सर, डेट तो मुझे ध्यान नहीं, ईयर भी ध्यान नहीं। अच्छा, किस अनुसूची में संशोधन करके बनाया गया? सॉरी सर, ये भी ध्यान नहीं। अच्छा, किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है? सर सॉरी सर, ध्यान नहीं। पहली अनुसूची में है कि भारत का राज्य क्षेत्र कितने राज्य हैं और कितने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। उपाध्याय सर, समीक्षा करें। हाँ जी, करण सिंह जी सुन रहे हैं? जी सर। करण सिंह जी, आपको बहुत अब तैयारी करने की आवश्यकता है। जी सर। पर्सनैलिटी इंटरव्यू के मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। इसमें 1-2 नंबर भी ऊपर नीचे होते हैं, वो भी आपको फायदा करने वाले होते हैं। आपको थोड़ा इतिहास की जानकारी करनी पड़ेगी, संविधान के बारे में थोड़ा जानकारी करनी पड़ेगी, आपको जनगणना के बारे में, एनपीआर के बारे में, संसदीय समितियों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, और ये सब जानकारी आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से, और पिछले कुछ महीनों की न्यूज़पेपर आप पढ़िए, और कुछ जो कंपटीशन की जो ये निकलती है पत्रिकाएं,
वो पत्रिकाएं आप पढ़िए, और आपका टर्नआउट बहुत बढ़िया है, आपका पर्सनालिटी एक्सीलेंट है, आरएएस की जैसी पर्सनालिटी है आपकी, आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन वैक्सीन के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने थोड़ा हिंट दें, ये 4 बार बोला, मुझे जानकारी नहीं है, ये आप बार बार बोल रहे हैं, 1-2 बार तो इंटरव्यू में चलता है, ठीक है ना। और तो थोड़ी तैयारी करेंगे तो ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे। पिछले कुछ साल भर की जो एक कंसोलिडेटेड मैगजीन्स आती हैं, इसमें साल भर की सामान्य ज्ञान और करंट आता है अब तक का, जी सर, इंटरव्यू की डेट से 1 दिन पहले तक का या उस दिन तक का न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, और उससे 1 दिन पहले तक का करंट इश्यूज आपको जानकारी करनी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो करिए, और उसके बाद मॉक दीजिए, आप सफल होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी करण जी, जी सर, टाई से जुड़ा हुआ आपका जो आंसर था ठीक था, लेकिन और जानकारी बढ़ाइए इसके बारे में। अगर आप टाई लगा के जाते हैं तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से। बिल्कुल सर। जी, और वैक्सीन का जो काम है वो आपने सही बताया, दुष्प्रभाव भी ठीक बताया, लेकिन ट्रायल कितने हो चुके हैं, पहला ट्रायल कहाँ हुआ है? अब बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं साइंस के, तो ये प्रश्न बनते हैं। और ये डेटा रोज आ रहा है कि कितनी मौतें हो चुकी है भारत में, राजस्थान में, ठीक है, ये जानकारी होनी चाहिए आपको। एक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था आपके, विश्व स्वास्थ्य संगठन से कब हटा? तो अभी अप्रैल में ही हटा है, और आप 2018 तक ले गए उसको। हाँ सर, बिल्कुल। और एक वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, ये कल परसों के अखबार में ही है। जी सर। ईयरफोन का जो आंसर था वो सही था आपका। तो जहां जहां कमियां हैं आपको लगा होगा आज कहाँ कहाँ सॉरी बोला आपने। हाँ बिल्कुल सर, तथ्यात्मक जो जानकारी है वो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर उनको दूर कर लिया जाए तो व्यक्तित्व अच्छा है, जैसा उपाध्याय सर ने बताया आपको, और हो जाएगा अगर आप तैयारी अच्छी करेंगे तो। बिल्कुल सर, मैं रिवाइज करूंगा। जी, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जी कंठ सिंह जी, देखें जो क्षेत्रीय ज्ञान है उसमें आपने अच्छे आंसर दिए हैं, पर फिर भी राजस्थान जीके को और पढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर। इंटरव्यू जो होता है वो लमसम कंसेप्ट और फैक्ट का मिक्सचर होता है। बिल्कुल सर। उपाध्याय सर हैं, वो सैकड़ों आरएएस के कॉलेज लेक्चरर के, यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स के इंटरव्यू ले चुके हैं। सर का लगभग 20 साल का अनुभव है इन चीजों का, और जो पीएचडी डिपार्टमेंट है उसके डायरेक्टर रहे हैं सर। तो आप समझ सकते हैं कि सर के क्वेश्चन में फैक्ट और कंसेप्ट दोनों रहते हैं। बिल्कुल सर। इंटरव्यू में भी ये चीजें रहेगी, इतना लंबा का अनुभव है सर का। और जो प्रश्न थे तो आप देखें सारे करंट बेस्ड थे, हालांकि पूछा है पर पॉलिटी में भी करंट बेस और उसमें भी कंसेप्ट और फैक्ट दोनों, तो आप पूरे आंसर नहीं दे पाए हो। और थोड़ा प्रयास करें कि जो 2-4 महीने का जो करंट बेस जो रहा है, जैसा सर ने बताया है, वो आपको बढ़िया तैयार करना चाहिए। बाकी ओवरऑल तो आपका अच्छा है, भाषा शैली अच्छी है, शब्द चयन अच्छा है, अनुशासित व्यक्तित्व लगते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। बस इस पार्ट को वीक मत होने दीजिए। जी सर, बिल्कुल, है ना, इसको और अच्छा करें। एक मौका आपका और लेंगे हम अभी लगभग 15-20 दिन बाद। बिल्कुल सर, कि आप एग्जैक्टली हर चीज पे परफेक्ट चाहिए आप। बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें, अगली बार पूरे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ मैं कोशिश करूंगा आपके साथ। फैक्चुअल कंसेप्ट मतलब एक जो फॉर्मेट होता है इंटरव्यू का, वो यही फॉर्मेट। एक बढ़िया इंटरव्यू ऐसा ही जाता है जैसा आपका गया आज। जी सर। तो आप इसी लेवल पे प्रिपेयर हैं, अपने आप को करें। बिल्कुल ठीक, ओके कंसा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी जी, उपाध्याय सर। हाँ जी। राजेश सर। हाँ जी। जी सर, मिलते हैं कल, मिलते हैं सर। ठीक है, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, प्रणाम। जी प्रणाम सर।